नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ना तो झूठ के पांव होते हैं और ना ही झूठ को ज्यादा दिन तक छिपा कर रखा जा सकता है। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके एयरबेस को जो नुकसान पहुंचा है उस बात को वो दुनिया से छिपा कर रखे। लेकिन धीरे धीरे करके अब पाकिस्तान खुद ऐसे सबूत दुनिया के सामने रख रहा है जिससे पता चल रहा है कि 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह किया है। वो बात अलग है कि अभी एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिर्फ नूर खान एयरबेस पर हुए हमले की बात स्वीकार की है, लेकिन कुल मिलाकर 11 एयरबेस उनके ऐसे हैं जिनको भारत ने नुकसान पहुंचाया है। और अब खुद पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस बात का सबूत दुनिया के सामने रख दिया है कि भारत ने 11 एयरबेस को नेस्त नाबूद किया है। दरअसल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक टेंडर निकाला है इन 11 एयरबेस की मरम्मत के लिए, इसके रखरखाव के लिए। ये टेंडर है जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने निकाला है और ये 11 एयरबेस के लिए है। कौन कौन से 11 एयरबेस है वो आपको बताती हूं। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के सुकुर भोलेरी एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है जो कि कराची के पास है। नूर खान चकलाला एयरबेस जो रावलपिंडी में है उसको तबाह किया है। रहीम यार खान एयरबेस है, वहां पर ब्रह्मोस से हमला किया है। सकरदू एयरबेस गिलगित बाल्टिस्तान यानी कि पीओके में है, उसको तबाह किया है। मुरीद एयरबेस चकवाल, इसको नुकसान पहुंचाया है। रफीकी एयरबेस झांग में है। चुनियन एयरबेस कसूर जिला में है। सियालकोट एविएशन बेस, शाहबाज एयरबेस और जैकोबाबाद एयरबेस, ये एयरबेस है जिनको भारत ने तबाह किया है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को छिपा रहा है। अब ये जो टेंडर है ये तो अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल एसपी सिन्हा। नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत माता की जय हो, जय श्री राम। भारत माता की जय, जय श्री राम। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना। सर, जय हिंद की सेना जो है उसी का कमाल है कि 3 दिन के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुर ही बदल गए हैं पाकिस्तान के। उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम तो शांतिप्रिय देश है, और फिर ये भी कह रहे हैं कि देखिए रात के 2:30 बजे मुनीर ने फोन किया था कि नूर खान एयरबेस पर भारत का ब्रह्मोस गिरा है। मतलब बुरी तरह से डरा हुआ है पाकिस्तान इस वक्त और धीरे धीरे खुद की पोल पट्टी खोल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री को इतना भी ज्ञान नहीं है कि एक खाली वो नूर खान एयरपोर्ट की बात कर रहा है। 11 एयरपोर्ट हमने हिट किया है, वो एक की बात कर रहा है। मतलब उसको ये भी नहीं उसको ज्ञान है कि 11 हिट किए हैं हम लोगों ने। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की हुकूमत कौन लोग चला रहे हैं और कितना ज्ञानी है और कितना उनको इंफॉर्मेशन सिस्टम है, किस तरह से कम्युनिकेशन गैप है सेना और प्रधानमंत्री। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस बार सोचा नहीं था कि मोदी जी इस तरह से रिटेलिएट करेंगे। वो सोचा था कि निंदा होगी, थोड़ा मोड़ा बॉर्डर पे फायरिंग वगैरह होगा, और वो मुनीर उसको अपॉर्चुनिटी मौका में कन्वर्ट करना चाहता था, क्योंकि धीरे धीरे मुनीर की लोकप्रियता बहुत घट रही है सेना में ही। सेना आज की तारीख में, पाकिस्तान की सेना 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है, प्रो इमरान, प्रो मुनीर, एक और कोई ग्रुप। और जो एक पाकिस्तान में एक ग्रुप है बॉयज ग्रुप, जिसमें रिटायर्ड आर्मी चीफ्स हैं, रिटायर्ड आईएसआई चीफ हैं, जरदारी है, और कुछ सर्विंग लोग भी हैं। एक आईएसआई जो सर्विंग डीजी है वो भी है। इनका एम है कि पाकिस्तान को सुरक्षित रखो। और जो डीजीएमओ पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को डीजीएमओ को फोन किया, इसमें पूरा यदि जो इनिशिएटिव लिया है ये बॉयज ग्रुप ने लिया था। और जनरल बाजवा ने बात किया जरदारी से, कई लोगों ने, जो रिटायर्ड आईएसआई चीफ हैं वो सर्विंग आईएसआई चीफ से बात किया। और जनरल जो भावना उभरी वो ये कि जनरल मुनीर पागल है, ये पंगा ले रहा है, ये मरवाएगा पाकिस्तान को। तो इसको बोलो, इस पे दबाव डालो कि ये डीजीएमओ पाकिस्तान को बोले कि डीजीएमओ हिंदुस्तान से बात करे।
और इसीलिए बातचीत हुई। तो पूरा ये उसका जो प्लानिंग था कि देश मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा, जब जंग का खतरा होगा हम टॉपल कर देंगे, कू कर देंगे और फिर हम बस डिक्टेटर या प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ये उसका एम था। सब एम गुड़ गोबर हो गया, कुछ नहीं हुआ, वो फंस गया है। तीसरी बात, जिस इंटेंसिटी से हम लोगों ने मारा वो उसकी कल्पना नहीं की थी पाकिस्तान ने, और जनरल मुनीर ने स्पेशली। तो मुझे लगता है कि ये उसके कैलकुलेशन के बाहर की बात हुई है। और फेज 1 में मोदी जी जिस तरह से चांटा मारे हैं पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है कई पीढ़ियों तक पाकिस्तान इसको याद रखेगा। और सबसे बड़ा जो चांटा मारा है वो इंडस वाटर ट्रीटी का, सूखा से मारा जाएगा और बाढ़ से मारा जाएगा, दोनों तरीका से मारा जाएगा। और जो लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि ओवरनाइट थोड़ी टनल बन सकता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 5 जगह टनल मोदी जी कई सालों से, मेरा ख्याल 2017 ऑनवर्ड्स वो बनाना शुरू कर दिए थे। और याद होगा कि 2016-17 में उन्होंने कहा था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। तो इशारा उसी समय उन्होंने दिया था। जो लोग मोदी जी के व्यक्तित्व को नहीं समझते हैं, जो उनके हर एक शब्दों को सीरियसली नहीं लेते हैं, वही धोखा खाते हैं। जो काम वो 10 साल करने वाले हैं वो 10 साल पहले बता देते हैं, उनके शब्दों में वो राज छुपा होता है। तो IWT का प्रहार इतना गंभीर है कि भुट्टो का जो बेनजीर का बेटा है वो क्या बोला कि यदि हिंदुस्तान ने पानी रोका तो खून की नदियां बहेंगी। हमने तो रोक दिया, अभी तक तो खून का एक ड्रॉप दिखाई नहीं दिया। तुम लोग डरपोक लोग कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात हुई है इस लड़ाई में कि ये, मेरा ख्याल है ये विश्व के स्तर पे डिफेंस स्टडीज के फील्ड में ये केस स्टडी बना है। महाभारत भी 18 दिन चला था, 4 दिन में हमने पाकिस्तान को घुटने टेकवा दिए। 4 दिन के अंदर सब आतंकवाद का जगह बर्बाद कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकी मारे, 11 एयर बेसेस को हिट किया। और अभी तो पता चल रहा है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल लीक हुआ है। तो ये जहां जहां लीक हुआ है वो तो अब न्यूक्लियर एसेट्स अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान को, वो तो कई हजारों साल खत्म, ये सब एसेट्स गए। और अंदर कुछ और ब्लास्ट होगा तो भगवान ही बचाए पाकिस्तान को। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये जो अपना सरगोदा के पास जो किनारा करेगी, अपना किराना फुटहिल्स के पास जो हुआ है, तो उससे 100 किलोमीटर के रेंज में सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जा रहा है। इजिप्ट से एक फाइटर जेट मतलब एयरक्राफ्ट आया है। बोरोन एक केमिकल होता है जो रेडिएशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके बाद स्पेशल फ्लाइट आई है जिसमें जो अमेरिका की स्पेशल टीम आई है, उसमें ये मॉनिटर करने के लिए रेडिएशन लेवल क्या है और क्या करेक्शन हो सकता है। तो देखिए, आप देखिए कि जिस चीज का पाकिस्तान को घमंड था वो फुलझुरी तक सदा के लिए खत्म हो गया है। इसीलिए कुछ दिन पहले आपने मोदी जी का स्टेटमेंट सुना होगा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं हो सकता। आपको उनके हर एक शब्दों में इशारा समझिए, अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल खत्म। इसका मतलब खत्म, मतलब आपको डॉट कनेक्ट करने की जरूरत है, वो कहना क्या चाहते हैं। तो पाकिस्तान के पास टर्की ने उसको ड्रोन्स दिया था, तो वो स्वॉर्म टेक्निक इस्तेमाल करके उसने ड्रोन्स को हमारे पास भेजा और मिलिट्री टारगेट्स और वाइटल पॉइंट्स को टारगेट करने की कोशिश की। एक भी टारगेट पे हिट नहीं किया, हमने ध्वस्त कर दिया पूरा कर। तो आपके 11 एयरफील्ड्स को हमने हिट किया। ये केस स्टडी है, ये डिफेंस यूनिवर्सिटीज में ये केस स्टडी पढ़ा जाएगा कि हिंदुस्तान ने 4 दिन में कैसे एक देश को घुटने टेकवा दिए। आप देखो कि अवाक्स बर्बाद कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया, आपके ड्रोन्स को खत्म कर दिया, पूरा एयर सुपीरियरिटी, पाकिस्तान एयर स्पेस का पूरा सुपीरियरिटी हमारा है, हमारी दादागिरी चलेगी, हम जो चाहेंगे करेंगे। तो बचा क्या? तुम्हारा इज्जत का फरूदा निकल गया। तुमने 26 मारा, तुम्हें मिला क्या? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखो। या सर, ये सब तो तबाह किया है, लेकिन अब जो सीज फायर की तलवार है वो तो हमेशा लटक रही है। 18 मई तक सीज फायर है, संडे तक। उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा, उसको लेकर भी तो दहशत है वहां पर। जो ऐसा है, एक कैबिनेट नोट मोदी जी ने साइन किया और कैबिनेट नोट साइन होते ही ये इंफॉर्मेशन
एम्बेसडर अमेरिका को मिला, जिसने प्रेसिडेंट को बात किया और बताया कि ये कैबिनेट साइन हुआ है। और कैबिनेट नोट क्या कहता है कि एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान विल बी ट्रीटेड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो जो ही आतंकवाद की कोई घटना होती है तो हिंदुस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम वेट नहीं करेंगे, ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो एक तलवार पाकिस्तान की गर्दन पे सदा के लिए रख दिया है। तुम करो तो जानो, तुम हरकत तो कुछ करो, फिर हम तलवार चला देंगे। ये भय जो है पाकिस्तान को ठीक से सोने नहीं देगा। और ऑपरेशन, मेरा अनुमान है कि ऑपरेशन सिंदूर कब तक चलेगा, ये लंबा खींचेगा। ये नहीं कि 3 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तलवार, अब जो कैबिनेट नोट है वो तलवार की तरह गर्दन पे रहेगी। तुम हरकत करो और सजा पाओ। तो वॉर तो अब अनस्पोकन वॉर तो अब तो चालू हुआ है। मराठी बोलते चालू हुआ है। अब तुम जानो ये सब, अब ये भय से कैसे बचते हो। इसीलिए आप देखो ना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब शांति की बातें कर रहे हैं, दुनिया में शांति का संदेश देना चाहते हैं, और वहां के नेता अमेरिका के सामने फिर रोक आ रहे हैं कि जो सीज फायर है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इसको परमानेंट किया जाए। ये रोना गाना भी तो शुरू कर दिया उन्होंने। नहीं, सवाल नहीं पैदा होता है। सीज फायर, पहली बात तो ये सीज फायर शब्द ही गलत है। हम लोगों ने सीज फायर के लिए कभी एग्री नहीं किया। ये था पॉज इन द बैटल, ये लड़ाई का पॉज था। और पॉज है तो ठीक है, जब तक पॉज है, जब तक तुम बिहेव करोगे तब तक पॉज रहेगा। नहीं बिहेव करोगे तो जो कैबिनेट नोट है उसके अनुसार हम चालू हो जाएंगे। पूछना भी नहीं है, तुमने हरकत किया तो रात के 2 बजे हम 2:30 बजे हरकत कर देंगे, 3-4 घंटा में हम हरकत कर देंगे। तो तुम सोचोगे कि हम 24 घंटा में हरकत करेंगे, हम 48 आवर्स में हरकत कर देंगे। और तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, ना वाक्स है, ना एयर डिफेंस सिस्टम है, ना ड्रोन्स का एफिशिएंसी है। तुम्हारा सब इक्विपमेंट 100% फेल। हमारा सब इक्विपमेंट, हमारा एडी सिस्टम, हमारे मिसाइल्स, हमारे ब्रह्मोस 100% पास। तो फर्क देखो ना। तो ये तो केस स्टडी है। और ये सब पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है, क्योंकि जब उन्होंने लाल किला से बोला था मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो लोग मजाक उड़ाए थे। उसके बाद उन्हें आत्मनिर्भरता की बात की तो लोग मजाक उड़ाए थे। आज देख लो, हमारा आकाश कमाल कर दिया, हमारे ब्रह्मोस कमाल कर दिया। तो और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ठोकता है हमारे ये मिसाइल सिस्टम, पिन पॉइंट एक्यूरेसी। यदि हम चाहते हैं कि बिल्डिंग ए खाली ध्वस्त हो तो खाली बिल्डिंग ए ध्वस्त होगा, बी सी बगल में होंगे, कुछ ही गज पे नहीं टच होंगे। तो ये बहुत बड़ा केस स्टडी होने जा रहा है। लोग भौचक्का है कि हिंदुस्तान ने कर कैसे दिया। और ये दिखाता है कि यदि हिंदुस्तान में काबिलियत है, हमारी सेना इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट और मैन पावर 3rd लार्जेस्ट आर्मी है, लेकिन मैं घोषित करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सेना बेस्ट सेना है वर्ल्ड में। हमारे टक्कर का कोई नहीं है, जो कि हमने 4 दिन में साबित कर दिया। रशिया इतना पावरफुल देश है, यूक्रेन वॉर कितने सालों से चल रहा है, और जिस एक्यूरेसी के साथ हमने ठोका है पाकिस्तान को, वहां भी देखने को नहीं मिलता है। और सोचिए, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट में कहा जाता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन देखिए, रिस्क फैक्टर, कंटीजेंसी प्लानिंग, पाकिस्तान क्या कर सकता है। और मेरी माइंड, ये बैटल रीडिंग सेंस ये कहती है कि पाकिस्तान काफी हद तक न्यूक्लियर ऑप्शन लेने के लिए सोच लिया था। अब जो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ऑप्शन लेने की सोच लिया था, डोनाल्ड ट्रंप का एक और ताजा बयान आया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को उस वक्त इंटरवीन करके सीज फायर के लिए राजी किया जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की कगार पर था। ये उनका एक नया स्टेटमेंट आया है। हालांकि उनके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, उनको खुद ही नहीं समझ में रहता है या याद रहता है कि कब क्या बोला, कब क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब नया ताजा बात वो ये कह रहे हैं कि वरना न्यूक्लियर वॉर हो जाता। खैर, मिस्टर ट्रंप के वक्तव्य पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक इश्यू हो जाएगा। बट पूरा विश्व जानता है कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आफ्टर ऑल इज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। बट उनकी सोच सही नहीं है। अभी हाल फिलहाल में उनकी पत्नी पाकिस्तान गई है और जल मुनीर से मिली है, और क्रिप्टो करेंसी पे बातचीत हो रहा है। कैन यू इमेजिन?
प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की पत्नी जनरल मुनीर से मिल रही है। हु इज जनरल मुनीर? आप प्रेसिडेंट की पत्नी हो, आपका लेवल है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। जनरल मुनीर आपका लेवल नहीं है, और क्रिप्टो करेंसी पे बात हो रही। इसका मतलब दिखाता है, देखिए मेरी अपनी सोच है कि विश्व के स्तर पे कोई किसी का नहीं है, सब अपनी सोचते हैं, सब अपनी फायदा देखते हैं। तो 100% भरोसा किसी पे चाहे कोई हो, घातक होगा। अब सर यू आर ऑन योर ओन, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, मैन पावर, टेक्निकल नो हाउ, मिसाइल, ड्रोन्स, आपकी फॉरेन पॉलिसी। आप अकेले हो, और आप जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि आप अकेले हो और आपको सबसे जूझना है, तब तक आप सेफ हो। किसी पे ज्यादा भरोसा किया तो हम लोग ट्रैप में घुस रहे हैं, बिकॉज सबका आपका सेल्फ इंटरेस्ट है। जी, अमेरिका का सेल्फ इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, क्यों वो सेंट्रल एशिया में और चीन के बगल में, रूस के बगल में अपना एक्सेस चाहता है। तो पाकिस्तान तो विलिंग हॉर्स है। जैसा रक्षा मंत्री पाकिस्तान का कहता है कि 30 साल से हम आतंक सप्लाई कर रहे हैं आतंकियों को, अमेरिका को। तो खुद बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो जब आप पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हो और कोalition सपोर्ट फंड के तहत बिलियन डॉलर देते हो, तो ये क्या कह रहे हो? अभी जो इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को से पैसा जो मिला है पाकिस्तान को, क्या ये सही है? अमेरिका भी जानता है कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। इतना पैसा जो आईएमएफ जो दिया है, लोन कब लौटेगा? एंड यूज क्या है? ये सब मिलिट्री के पास जाएगा, पैसा दुरुपयोग होगा। कोई पूछने वाला नहीं कि एंड यूज क्या है। हमने दिया आपको लड्डू खाने के लिए, आपने हथियार खरीद दिया, तो कैसे चलेगा? इसका मतलब है देश जो है, सब देश की शक्तियां अंधी हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस एफिशिएंट नहीं है, कुछ नहीं कर सकता वो, लोग मनमानी करते हैं। तो ये तो बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है। सर जैसे आप हमारे डिफेंस सिस्टम की बात करें, अभी 720 बिलियन डॉलर की डील आर्मेनिया के साथ हुई है, वहां पर हमारे हथियार जाने वाले हैं। तो अजरबैजान जिसने कि पाकिस्तान का साथ दिया, टर्की जिसने पाकिस्तान का साथ दिया, उनके भी बुरे दिन आने शुरू हो गए हैं। एकदम वही नहीं। अब देखिए ब्रह्मोस हम बेच रहे हैं वियतनाम को, तो विश्व की शक्तियां को पच नहीं रहा है, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, पच नहीं रहा है कि हिंदुस्तान इतना तेज गति से प्रगति कैसे करना। प्रगति इसलिए कर रहा है कि मोदी जी को कोई खरीद नहीं सकता। मोदी जी राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री हैं, और जितना साहस उनको है ये देवी कृपा है, और जो फैसला लेते हैं वो सही निकलता है, और उनकी प्लानिंग का तो कोई जवाब नहीं। और जो उनके साथ टीम है, चाहे गृह मंत्री जी हो, रक्षा मंत्री जी हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, जयशंकर जी हो, तो आप टीम देखो ना, एनएसए हो, आप टीम देखो, धाकड़ एक से एक महार थी। तो बस वो टीम जो है वो डिलीवर कर रहा है, और इसीलिए विश्व के इतिहास में 4 दिन का जो बैटल हुआ, वो केस स्टडी पढ़ा जाएगा कि हिंदुस्तान ने किया कैसे। आप सोचिए, पूरा एयर स्पेस कंट्रोल कर लिया, उसके सब इक्विपमेंट बर्बाद कर दिए, आपको 11 एयर बेसेस खत्म कर दिया, न्यूक्लियर आर्सेनल छिन गया उसका, वो इस्तेमाल नहीं कर सकता हजारों साल। और घुसेगा तो मरेगा, नहीं घुसेगा तो भी मरेगा, इधर जाएगा तो मौत, उधर जाएगा तो मौत। तो ये मेरा ख्याल है, देश को ऋणी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने बागडोर संभाला, और भगवान कृपा से अभी भी सत्ता में बैठे हैं। ये रहेंगे तब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर जो जयचंद बैठे हैं, जो OGW है, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, जो सिंपैथाइजर हैं, जो पाकिस्तान के इन्फॉर्मर के रूप में काम करते हैं, उनका इलाज करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। सेना, हम लोग जान गंवाते हैं, हमारी बेटियां विधवा हो जाती है, हमारे बच्चे जो हैं वो बाप के प्यार से वंचित हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। गांव देहात में जो जमीन है उसमें बहुत लोग, पड़ोसी वगैरह, जमीन हथियाना शुरू कर देता है जब पत्नी अकेली हो जाती है, तो बहुत कष्ट में हम रहते हैं, बहुत कष्ट में। लेकिन
इतना क्यों करते हैं? कुछ लोग जब सबूत मांगते हैं बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक का तो दुख होता है। तुम राजनीति करो, बट राष्ट्रद्रोह तो मत करो। जब कोई जाके चाइनीज एम्बेसडर के साथ डिनर खाता है, ये क्या मतलब? सर, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि अटारी बॉर्डर खुला अफगानिस्तान के 60 ट्रकों के लिए जो पाकिस्तान से होते हुए भारत आए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अड़ंगा लगाने की कोशिश की। अभी 2 दिन पहले ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पहली बार फोन पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। दोनों के बीच ट्रेड हो रहा है, बहुत सारी परियोजनाएं भारत वहां शुरू करने वाला है। तो ये भी तो पाकिस्तान की छाती पर मूंग दलने वाला फैसला है। देखिए, जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो ये सब साजिश पाकिस्तान ने रची थी और वो सोचा था कि अब अफगानिस्तान हमारे इशारे पे नाचेगा। ऐसा हुआ नहीं। अब टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसकी नींद हराम किए हुए है। बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो नींद हराम किए ही हुए। तो आप देखिए कि पाकिस्तान कुछ भी जो चाल चलता है वो उल्टा गिरता है, क्योंकि है बेवकूफ देश ना। बुद्धि तो है नहीं, बुद्धि नहीं है, बुद्धि विहीन है। न ज्ञान है, न बुद्धि है, न सोच है। जो करता है उल्टा गिरता है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अरे विकास के मार्ग पे चलो, शांति की बात करो, आतंकवाद खत्म करो, अपना इंडस्ट्री बढ़ाओ, एग्रीकल्चर बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, लोगों अपना जीडीपी बढ़ाओ, प्राइस कंट्रोल करो, एफिशिएंसी लाओ, भ्रष्टाचार कम करो। नहीं, ये नहीं करेंगे। आर्मी कंट्रोल करेगा सब कुछ और लड्डू खाएगा। जनरल बाजवा जब कोर कमांडर था तो आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न में लिखता है कि कोई लायबिलिटी नहीं, टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि इतना इनकम नहीं है। और चीफ बनता है तो रिटायर करने से पहले $10 बिलियन लेके घर जाता है। टमाटर की कीमत 300 रुपए हुई पाकिस्तान में, सब्जियों की कीमत आकाश छू रही, और वहां के फौजी जनरल्स ऐश कर रहे हैं। उनकी पत्नियां डर के मारे पाकिस्तान छोड़ के भाग गई विदेश। मुनीर बंकर में छुपा है, पत्नियां भाग गई, इनको छोड़ दिया पाकिस्तानियों को मरने के लिए कि हिंदुस्तान का गुस्सा फेस करो। तो ये देश बर्बाद है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये खत्म है। ये बहुत जाहिल लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत ही जाहिल है, और ये खाली खाली आतंकवाद करके दुनिया को डरा डरा के पैसा लेते रहे। और मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर हमको एक इशू रेज करने की जरूरत है कि आप इस तरह से पाकिस्तान को पैसा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एंड यूज है तो हमारे खिलाफ होता है। और जितना अभी तक आपने दिया है, क्या पैसा टाइम से आया? इंटरेस्ट पास से आया? तो काट की हाड़ी बार बार क्यों चाह रहे हो भाई? कौन सा तुम्हारा दमाद लगा हुआ है पाकिस्तान? क्यों दे रहे हो पैसा? मरने दो। बट लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, न्यूक्लियर स्टेट है, पैसा नहीं देंगे तो लफड़ा करेगा। काहे का लफड़ा करेगा? हो गया न्यूक्लियर स्टेट, खत्म तो हो गया है, कुछ भी नहीं उसके पास। पहले भी फुलझड़ी था, वो फुलझड़ी भी छीन लिया गया है। तो ये कहानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि पाकिस्तान पर लगाम लगाने की जरूरत है। आईएमएफ को सोचना चाहिए बार बार फंड क्यों दिए जा रहे हैं। और अब तो ये भी सवाल भारत ने उठा दिया कि अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन है तो उनको आईएईए को अपने कब्जे में लेना चाहिए। पाकिस्तान के पास ये हथियार होना ही नहीं चाहिए। कल को आतंकवादियों के हाथ लग गया तो पता नहीं क्या होगा इसका, और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो अब देखते हैं इन सब मुद्दों पर किस तरह से वर्ल्ड कम्युनिटी रिएक्ट करती है। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। और जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना।